फेरारी बनाम लैम्बोर्गिनी, ये राइवलरी असल में जितना लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरी है और इनकी सिमिलैरिटीज देखते हुए इनका कंपेटिटिव होना लाजमी है। ये दोनों ही लग्जरी इटालियन स्पोर्ट्स कार्स के आइकॉनिक ब्रांड्स हैं, जिन्हें कभी कभी सुपर कार्स भी कहते हैं, और इनके हेडक्वार्टर्स एक दूसरे से बस 1 घंटे की दूरी पर है। दोनों ही कंपनीज हाई क्वालिटी, हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स बनाती हैं, जो ज्यादातर हाथ से असेंबल की जाती हैं। मानना पड़ेगा, ये मार्केट की सबसे कूल कार्स में से हैं। जब मैं छोटा था तो एक टाइम था जब मुझे लैम्बोर्गिनी डियाब्लो का क्रेज था, और आज भी जब भी मैं इन दोनों में से किसी का भी नाम सुनता हूं तो मेरे दिमाग में एक फैंसी और सुपर एक्सपेंसिव कार की इमेज आती है। ऐसी कार जो रियल लाइफ से ज्यादा क्रिब्स के एपिसोड में दिखे। मैं बात कर रहा हूं मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस $2 लाख से ऊपर की, और ज्यादातर कस्टमर्स इससे कहीं ज्यादा पे करते हैं। सच में ऑक्शन में बिकने वाली कुछ सबसे एक्सपेंसिव कार्स क्लासिक फेरारीज ही हैं। सच में हम में से ज्यादातर लोग इन 2 कारों में से एक को कभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, मगर आयरनी ये है कि वो यही चाहते हैं। ये ऐसे ब्रांड्स हैं जो एक्सक्लूसिविटी के सिद्धांत पर बने हैं। ये इतनी अनकॉमन और मुश्किल से मिलती हैं, इसीलिए लोग इन्हें इतना चाहते हैं। फाउंडर एंजो फेरारी ने कहा था कि कंपनी का गोल मार्केट डिमांड से एक कम कार प्रोड्यूस करना है। ये टिपिकली वेटिंग लिस्ट है। कभी कभी तो ये वेट कई साल लंबा हो सकता है। कुछ सीरीज के लिए तो आपको खरीदने का मौका पाने के लिए इनवाइट होना पड़ता है। इन कार्स को ओन करना जेन्युइनली मुश्किल बनाने के लिए एक पूरा सिस्टम है। इसलिए दोनों कंपनीज ज्यादा कार्स सेल नहीं करती हैं। 2023 में दोनों कंपनीज ने रिकॉर्ड नंबर्स रिपोर्ट किए, जब फेरारी ने 13.6 हजार व्हीकल्स बेचे और लैम्बोर्गिनी ने 10.1 हजार। बस थोड़ा पर्सपेक्टिव देने के लिए, मार्केट लीडर टोयोटा ने उस साल 1.12 करोड़ व्हीकल्स बेचे। मानना पड़ेगा, इतने कम लोगों तक पहुंच के इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाना काफी इंप्रेसिव है। तो इस वीडियो में मैं इस राइवलरी को और गहराई से एक्सप्लोर करना चाहता हूं और 5 इंपॉर्टेंट कंपैरिजंस करना चाहता हूं। सबसे पहले मुझे लगता है कि इन कंपनियों का आकार तुलना करना तार्किक होगा। जैसा कि मैंने पहले ही दिखाया है, फेरारी आमतौर पर लैम्बोर्गिनी से अधिक इकाइयां बेचती है, जो मैं कहूंगा समग्र आकार तुलना का प्रतिनिधित्व करता है। अभी लगभग 5000 लोग फेरारी के लिए काम करते हैं, जबकि लैम्बोर्गिनी में यह संख्या लगभग 2000 है। देखिए, 2015 में फेरारी का एक हिस्सा शेयर बाजार में बिक्री के लिए रखा गया था, जहां उस समय इसका मूल्य लगभग $10 बिलियन आंका गया था। खैर, कंपनी का बाजार पूंजीकरण अब $80 बिलियन से ज्यादा हो गया है, और फिर से एक ऐसी कंपनी के लिए एक उल्लेखनीय संख्या जो एक साल में केवल 13,000 गाड़ियां बेचती है। फेरारी को दुनिया के सबसे मजबूत और मूल्यवान ब्रांडों में से एक माना जाता है। अब लैम्बोर्गिनी सार्वजनिक रूप से व्यापारित नहीं है, इसलिए कोई भी आंकड़े सीधे नहीं हैं, लेकिन 2023 में फेरारी का राजस्व लैम्बोर्गिनी के मुकाबले लगभग 2 गुना था। कुछ अन्य कारकों के साथ इस बात पर ध्यान देने से पता चलता है कि कंपनी का समग्र मूल्य भी ज्यादा होने की संभावना है। हालांकि ऐसी रिपोर्टें आई हैं जिन्होंने दोनों को समान मूल्यांकन पर रखा है, इसलिए वे एक दूसरे के साथ काफी प्रतिस्पर्धी रहे हैं। आगे मैं फाउंडर्स के बारे में तुलना करना चाहता हूं, क्योंकि दोनों कंपनियों का नाम उनके संस्थापकों के नाम पर ही है। एंजो फेरारी ने आधिकारिक तौर पर पहली फेरारी 1947 में बनाई। रेसिंग और ऑटो उद्योग में कई साल काम करने के बाद 1960 के दशक तक फेरारी एक बहुत सम्मानित अल्ट्रा लग्जरी ब्रांड बन चुकी थी, जिसे सिर्फ अमीर लोग ही चलाते थे, आज की तरह ही। लेकिन लगता है उस समय और ज्यादा विशिष्ट थी। प्रसिद्ध तो थी, पर साल में कुछ 100 कारें ही बनती थीं। दूसरी तरफ लैम्बोर्गिनी का नाम फेरुचियो लैम्बोर्गिनी के नाम पर है, जिन्होंने ऑटो उद्योग में बहुत देर से शुरुआत की, क्योंकि वो पहले खेती बाड़ी में थे। ये उनके माता पिता के किसान होने के समय से ही चला आ रहा था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने पुराने युद्ध के वाहन खरीदना शुरू किया और उन्हें ट्रैक्टर में बदल दिया। मुझे पता है ये उतना आलीशान नहीं है जितना हम लैम्बोर्गिनी नाम से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये एक उपयोगी और सफल व्यवसाय था। युद्ध के बाद देश के पुनरुत्थान में खेती का बड़ा योगदान था और उन्होंने इससे बहुत पैसे कमाए। 1960 के दशक तक लैम्बोर्गिनी खुद उन अमीर लोगों में से एक थे जो फेरारी खरीद सकते थे। विवरण अभी थोड़े अस्पष्ट हैं,
लेकिन कहानी कुछ ऐसी है कि लैम्बोर्गिनी को अपनी कार के क्लच में समस्या आ रही थी। फेरारी कंपनी से इसे कई बार बदलवाने के बाद उन्होंने अपने ट्रैक्टर मैकेनिकों से इसे जांच करवाया, जहां उन्हें पता चला कि ये एक सामान्य पुर्जा है जो कई वाहनों में इस्तेमाल होता है, उनके ट्रैक्टरों में भी। उन्हें बहुत गुस्सा आया। फेरारी इसके लिए इतने पैसे ले रही थी जितने में वो अपने आपूर्तिकर्ताओं से इसे खरीद सकते थे, मतलब लगभग 100 गुना ज्यादा पैसे। उन्होंने एंजो से इस बारे में बात की, जिन्हें ये आलोचना पसंद नहीं आई और बात आगे बढ़ गई। एंजो ने उन्हें ट्रैक्टरों पर ध्यान देने को कहा और स्पोर्ट्स कारें अपने ऊपर छोड़ने को कहा, और इसी बात ने लैम्बोर्गिनी को एक प्रतिस्पर्धी स्पोर्ट्स कार कंपनी शुरू करने के लिए प्रेरित किया ताकि वो एंजो को गलत साबित कर सकें। कुछ ही सालों में ये कंपनी आलोचकों द्वारा प्रशंसा की जाने लगी। मशहूर हस्तियां इसे खरीदने लगे और कुछ हद तक ग्राहकों का ध्यान फेरारी से हटने लगा। हाँ, ये बहुत रोचक है और मुझे मेरे अगले तुलना संघर्ष की तरफ ले जाएगा, क्योंकि भले ही दोनों कंपनीज ने स्ट्रॉन्ग शुरुआत की थी, लेकिन दोनों में से कोई भी इसे मेंटेन नहीं कर पाया। 1960 के दशक के आखिर तक फेरारी टूटने लगी थी। लैम्बोर्गिनी जैसी कंपनीज से कंपटीशन बढ़ गया था, कुछ नए डिजाइन्स की आलोचना हो रही थी और कुल मिलाकर कम कार्स बिक रही थीं। ऐसा लग रहा था कि फेरारी को फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए किसी बड़ी ऑटो कंपनी द्वारा खरीदे जाने की जरूरत होगी। कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि फोर्ड ही न्यू ओनर होगा, लेकिन एंजो अपने रेसिंग सेगमेंट का कंट्रोल छोड़ने को तैयार नहीं थे, जो उनके सबसे बड़े जुनून की तरह था। इसलिए डील कभी नहीं हुई। वैसे भी देश के अंदर इस डील का बहुत विरोध हो रहा था, इसे किसी अमेरिकन कंपनी के अधीन करने का। इसलिए कुछ साल बाद जब फेरारी को फिएट नाम की एक और इटालियन ऑटोमेकर को बेचा गया, तो इटालियन पब्लिक ने इसे ज्यादा पसंद किया। शुरुआत में $11 मिलियन में 50% ओनरशिप खरीदने का विचार था। लगभग 20 साल बाद एंजो के निधन के बाद इसे बढ़ाकर 90% कर दिया गया। दूसरी तरफ लैम्बोर्गिनी के स्ट्रगल्स 1970 के दशक की शुरुआत में शुरू हुए, ज्यादातर इसलिए क्योंकि ऑयल क्राइसिस और रिसेशन ऐसी कंपनी के लिए आइडियल हालात नहीं होते हैं जो फ्यूल एफिशिएंसी या कम प्राइस टैग्स के लिए जानी जाती हों। इसने फेरुच्चो लैम्बोर्गिनी को कुछ सालों के अंतराल में 2 अलग अलग ट्रांजैक्शंस में कंपनी बेचने के लिए प्रेरित किया, जहां आगे चलकर दशक के अंत में इसने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया और अलग अलग ओनर्स को बेचा जाता रहा। 1998 में इसे वोल्क्सवैगन ने खरीद लिया, जहां यह ऑडी का हिस्सा बन गई और इसने एक रिस्पेक्टेबल रिकवरी की है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से कोई भी सुपरकार ब्रांड अपने दम पर सरवाइव नहीं कर पाया है। दोनों ही मामलों में फाउंडर को लगभग कंपनी बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां इसे किसी बड़े के स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल बैकिंग में ज्यादा सक्सेस मिली है। अगली चीज जो है वो मेरे लिए इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर है, और वो है रेसिंग में इनकी भागीदारी। ज्यादा विस्तार में जाए बिना, क्योंकि ये पूरे वीडियो का विषय बन सकता है, फेरारी ने सब कुछ जीता है। दशकों से इसने सारे बड़े रेस जीते हैं, इतना कि मैं कहूंगा कि फेरारी शायद ऑटो रेसिंग का सबसे बड़ा नाम है। और फेरारी 10 साल की उम्र से ही रेस कार ड्राइवर बनना चाहता था, और अपने पूरे इतिहास में इसके उतार चढ़ाव इससे जुड़े रहे हैं। अगर आप कंपनी को शेयर बाजार में देखना चाहें तो इसका प्रतीक RACE है। अब लैम्बोर्गिनी की बात करें तो मैं कहूंगा कि इतने सालों में रेसिंग में इसकी बहुत कम भागीदारी रही है, जबकि इसने कुछ सबसे तेज व्यावसायिक रूप से उत्पादित गाड़ियां बनाई हैं। 1948 में फेरुच्चो लैम्बोर्गिनी एक रेस में थे, जहां उनकी गाड़ी एक रेस्टोरेंट से टकरा गई, जो शायद इस बात से जुड़ा हो सकता है कि जब उन्होंने 15 साल बाद गाड़ियां बनानी शुरू की तो उन्हें रेस में कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें लगता था कि यह समय और संसाधनों की बर्बादी है, इसलिए उनके अंदर इस खेल के लिए कभी वैसा जुनून नहीं था। असल में याद है ना, यही वजह थी कि उन्होंने कंपनी शुरू की। तो अजीब बात है, अगर वो एक बेहतर ड्राइवर होते तो शायद कंपनी शुरू ही नहीं करते। जरा इसके बारे में सोचो। 1990 के दशक की शुरुआत में उस समय क्राइसलर के स्वामित्व के तहत लैम्बोर्गिनी कुछ समय के लिए फॉर्मूला 1 रेसिंग में थी, लेकिन ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। मैं कहूंगा कि ऑडी का हिस्सा बनने के बाद से यह खेल में काफी ज्यादा सक्रिय हो गई है, लेकिन फिर भी फेरारी की जो लंबे समय से बनी हुई प्रतिष्ठा है, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं। मेरे लास्ट कंपैरिजन के लिए
मैं देखना चाहता हूं दोनों कार्स का सबसे आइकॉनिक फीचर क्या है। शायद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं क्या कहने वाला हूं, लेकिन फेरारीज हमेशा लाल रंग के साथ जुड़ी रही हैं, खासतौर पर एक रंग जो रोसो कोर्सा कहलाता है, जिसका मतलब है रेसिंग रेड, क्योंकि फेरारी की बहुत सी चीजों की तरह यह भी रेसिंग से जुड़ा है। कुछ समय पहले सभी इटालियन रेस कार्स का लाल होना जरूरी था। यह FIA का नियम था, लेकिन नियम हटने के बाद भी फेरारी इसी रंग के साथ है। एनजो का एक प्रसिद्ध कथन है, किसी बच्चे को कार बनाने को कहो, वह उसे लाल ही बनाएगा। मैं यह परीक्षण करके देखना चाहूंगा। अगर आप कोशिश करते हो तो मुझे नतीजे बताना। लेकिन यह बात समझ में आती है, लाल एक चटक रंग है जो लोगों का ध्यान खींचता है, और स्पोर्ट्स कार का यही मतलब होता है। साफ साफ कहूं तो आप फेरारी दूसरे रंगों में भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन लाल सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। लगता है 1990 के दशक में 80% से ज्यादा ग्राहकों ने इसे लाल में मांगा था। आज यह संख्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा है। लैम्बोर्गिनी के लिए मैं कहूंगा इसका सबसे अलग फीचर उसके ऊपर खुलने वाले दरवाजे हैं। तकनीकी रूप से इन्हें सिजर डोर्स कहते हैं, लेकिन बहुत लोग इन्हें लैम्बो डोर्स कहते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि ये सबसे पहले 1968 में एक कॉन्सेप्ट कार में दिखाए गए थे, लेकिन लैम्बोर्गिनी ने सबसे पहले 1974 में लोगों को बेचने वाली कार में इस्तेमाल किए। फिर से ये भड़कीले हैं और ध्यान खींचते हैं, लेकिन इनका व्यावहारिक उपयोग भी है। इस तरह दरवाजा खोलने से चालक आसानी से पार्किंग से बाहर निकल सकता है, बिना फुटपाथ या दूसरी कार को छुए। जाहिर है और भी बहुत से फीचर्स और श्रेणियां हैं जिनकी तुलना इन दोनों ब्रांड्स के बीच की जा सकती है, लेकिन ये वो हैं जो मुझे सबसे ज्यादा अलग लगे और इस चैनल के स्वभाव में फिट होते हैं, क्योंकि ये कंपनियों के व्यवसाय या मार्केटिंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बजाय कारों के प्रदर्शन या विशिष्टताओं के। टिप्पणियों में बताओ, इन दोनों कंपनियों के बारे में आप क्या सोचते हैं। मुझे उनके काम का सम्मान करना होगा। कुछ सबसे असामान्य, उच्चतम प्रदर्शन, दुर्लभ वाहन बनाना, मैं उन्हें सड़क पर देखकर उत्साहित हो जाता हूं। और अंत में, अगर आपने इनमें से कोई कार खरीदी है तो आपका अनुभव कैसा रहा? क्या यह पैसे के लायक था? क्या इसे बहुत ध्यान मिलता है? यह कैसी चलती है? इस वीडियो में बताई गई दूसरी सुपरकार या किसी और सुपरकार से इसकी तुलना कैसी है? मुझे सब कुछ बताओ, और फेरारी या लैम्बोर्गिनी के बारे में आपके जो भी विचार हैं टिप्पणियों में लिखो। मैं सुनना चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।